बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक है मोल्टन साल्ट्स और थोड़ा सा हम देखेंगे इसमें आयनिक लिक्विड्स को। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है और टाइप्स हैं। तो मोल्टन साल्ट्स जो हैं दे हैव बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली एज नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स सिंस 1960s। तो 1960 की दहाई से जो है ये इस्तेमाल हो रहे हैं एज नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। द टर्म मोल्टन साल्ट वाज इनिशियली यूज्ड, शुरू में इसको इस्तेमाल करते थे, फॉर ए साल्ट विच इज़ सॉलिड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ऐसा साल्ट जो कि सॉलिड है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, बट एग्जिस्ट इन लिक्विड फेज एट एलिवेटेड टेम्परेचर। लेकिन जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये लिक्विड फेज में चला जाता है। लेकिन कुछ मोल्टन साल्ट ऐसे भी हैं जो कि लिक्विड होते हैं एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और they were called ambient molten salts, while those earlier known were called high temperature molten salts। यानी कि कोई भी ऐसा जो कि साल्ट है लिक्विड फॉर्म में है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, उसको कहते थे एम्बियंट, और जो सॉलिड था और हाई टेम्परेचर पे वो लिक्विड में कन्वर्ट होता था उसे कहते थे हाई टेम्परेचर मोल्टन साल्ट। तो बाद में डेफिनेशन वाज चेंज्ड, तो इसको चेंज किया गया, इंक्लूड ऑल दी साल्ट्स विच मेल्ट विदाउट एनी डिकम्पोजिशन और वेपराइजेशन। तो मोल्टन साल्ट में तमाम साल्ट शामिल हैं जो कि मेल्ट हो जाएंगे डिकम्पोज होने के बगैर या वेपराइजेशन होने के बगैर, जो कि मेल्ट हो जाएंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन द मेल्टिंग पॉइंट एंड वर्किंग रेंज ऑफ टेम्परेचर, मोल्टन साल्ट्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। टेम्परेचर के लिहाज से और मेल्टिंग पॉइंट के लिहाज से दो इनकी बेसिक टाइप्स हैं। एक है हमारे पास हाई टेम्परेचर मोल्टन साल्ट्स, जिसको हम देखने जा रहे हैं फर्स्ट, और फिर आयनिक लिक्विड्स हैं जो कि लो टेम्परेचर पे जो है वो हमारे पास मोल्टन फॉर्म में होते हैं, उनको कहते हैं आयनिक लिक्विड्स। तो उनको भी हम देखेंगे एंड पे। पहले हम देखते हैं हाई टेम्परेचर मोल्टन साल्ट्स को। इसमें वो साल्ट हैं यूटेक्टिक्स यानी सिस्टम ऐसा जिसमें मिक्सिंग यानी मिक्सचर हो, विच मेल्ट अबव 100 सेंटीग्रेड, 100 सेंटीग्रेड से ऊपर जाके ये मेल्ट होते हैं, लिक्विड बनाते हैं, विदाउट एनी सॉल्ट डिकम्पोजिशन और वेपराइजेशन। साल्ट की डिकम्पोजिशन भी नहीं होती, वेपराइजेशन भी नहीं होती। दी साल्ट्स एंड यूटेक्टिक्स में भी आयनिक, तो ये आयनिक हो सकते हैं, इनकी टाइप्स आगे आ गई, या ये कोवलेंट हो सकते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं आयनिक टाइप को। तो इसमें जो है वो आयनिक है, एग्जांपल्स में अल्कली मेटल के साल्ट्स आ जाते हैं, और आयनिक मेटल हेलाइड्स ग्रुप 2A के आ जाते हैं, एल्यूमिनियम भी आ जाएगा इसमें, और नाइट्रेट्स आ जाते हैं ट्रांजिशन मेटल्स के। ट्रांजिशन मेटल्स का को पता है, डी ब्लॉक वाली और एफ ब्लॉक वाली मेटल्स को कहते हैं, विद कंपैरेटिवली मच लोअर मेल्टिंग पॉइंट। तो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होता है, जबकि जो अल्कली मेटल साल्ट हैं उनके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है इन्होंने। यूटेक्टिक यानी एक सिस्टम है जिसमें लिथियम फ्लोराइड है, सोडियम फ्लोराइड है और पोटाशियम फ्लोराइड है। तो एग्जांपल हमारे पास है, एक यूटेक्टिक सिस्टम है, लिथियम फ्लोराइड है, इसमें सोडियम फ्लोराइड है और पोटाशियम फ्लोराइड है। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई हैं, लेकिन इनका जो मिक्सचर है वो मेल्ट हो जाता है 454 सेंटीग्रेड पे। तो ये इसकी फर्स्ट एग्जांपल हो गई। उसके बाद सोल्यूशन ऑफ अल्कली मेटल साल्ट्स, अल्कली मेटल के जो साल्ट होते हैं इन लिक्विड एल्यूमिनियम क्लोराइड आल्सो गिव एन आयनिक हाई टेम्परेचर मोल्टन साल्ट। जैसे सोडियम की उन्होंने मिसाल दी है कि सोडियम क्लोराइड होता है, तो उसको आप एल्यूमिनियम क्लोराइड लिक्विड जो है उसके अंदर जो है मिक्स करें तो 152 सेंटीग्रेड पे वो मेल्ट हो जाएगा, बन जाएगा NaAlCl4। तो ये इसकी दूसरी एग्जांपल हो गई आयनिक जो हमारे पास मोल्टन सॉलिड्स हैं। सॉलिड साल्ट कहना चाहिए इनको, सॉलिड नहीं कहना चाहिए, हाई टेम्परेचर पे, यानी कि ये जो है वो हमारे पास होते हैं 100 से ऊपर। अच्छा, अब इनका बिहेवियर अगर हम देखें तो ये गुड इलेक्ट्रोलाइट हैं, नॉर्मली बिहेव करते हैं, क्रायोस्कोपी आप समझते हैं, जिसमें हम देखते हैं नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, क्रायोस्कोपी बोलते हैं उसको। तो ये उन्होंने एग्जांपल देकर समझा दिया है कि नंबर ऑफ आयंस, बेरियम फ्लोराइड है, कैल्शियम ब्रोमाइड है, तो इनको हम सोडियम क्लोराइड, मोल्टन सोडियम क्लोराइड के अंदर जब डिज़ोल्व करेंगे
तो नंबर ऑफ आयंस जो हैं 3 बनेंगे, बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर इनका है। हाउएवर सॉल्ट विद कॉमन आयन, जब भी कॉमन आयन आ जाएगा तो वहाँ पे ये बिहेवियर जो है डिफरेंट हो जाएगा, एनॉमलस हो जाएगा। तो मिसाल से उन्होंने समझाया है कि भाई सोडियम फ्लोराइड को हमने हल किया सोडियम क्लोराइड में, तो चूँकि सोडियम तो कॉमन आयन हो गया, तो जो नंबर ऑफ आयन्स होंगे वो 1 होगा। ऐसे बिल्कुल सेम अगर हमने कैल्शियम ब्रोमाइड ले लिया है, कैल्शियम क्लोराइड मोल्टन फॉर्म में है हमारे पास, तो अब कैल्शियम तो हो गया कॉमन आयन, तो जो ब्रोमाइड बन रहे हैं वो हैं 2, तो वो जो नंबर ऑफ आयंस गिवन है वो 2 हो जाएंगे इस तरह से। तो ये यानी कि इनका बिहेवियर हो गया टुवार्ड्स क्रायोस्कोपी। आयनिक मेल्ट्स डिजोल्व द सोल्यूट एप्रिशिएबली, ये डिजोल्व कर लेते हैं सोल्यूट्स को अच्छी तरह से। एंड दिस फीचर कैन बी अकाउंटेड आइदर ऑन द बेसिस ऑफ इंक्लूजन ऑफ सोल्यूट्स इन द होल ऑफ द आयनिक स्ट्रक्चर। तो हम इसको ऐसे बता सकते हैं जैसे कि एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, तो उसमें जब मतलब हाई टेम्परेचर पे कोई होल होता है तो उसकी उस जगह में दूसरे आयंस आ जाते हैं, फिल कर देते हैं उसको आयनिक स्ट्रक्चर को, एज एग्जाम्पलीफाइड बाई द नोबल गैसेज इन मोल्टन नाइट्रेट्स। और इसकी यानी एक एग्जांपल है, नोबल गैसें होती हैं मोल्टन नाइट्रेट में, वो हल हो जाती हैं, खाली जगह पे चली जाते हैं नोबल गैस। और ड्यू टू केमिकल इंटरेक्शन, केमिकल इंटरेक्शन भी हो सकता है, उसकी एग्जांपल जो है वो है HF जो है ये डिज़ोल्व हो जाएगा अगर हमारे पास मिक्सचर है सोडियम फ्लोराइड का और जिंक ZnF4 टेट्राफ्लोराइड का मिक्सचर है, 60-40 मोल परसेंटेज इसकी है, तो ये उसमें हल हो जाएगा। तो यानी कि इस केस में HF जो है ये हल हो रहा है, ये केमिकली इंट्रैक्शन हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। इट हैज़ आल्सो बीन फाउंड दैट मेटल्स डिजॉल्व अप्रिशिएबली इन द आयनिक मेल्ट्स, ये देखा गया है कि जो मेटल्स होती हैं ये अप्रिशिएबली डिजॉल्व हो जाती हैं आयनिक मेल्ट्स में, एंड टेंड टू फॉर्म अदरवाइज अनस्टेबल स्पीशीज़, अनस्टेबल स्पीशीज़ बनाती हैं जो कि वैसे हम नहीं बना सकते लेकिन यहाँ पे बन जाएंगी। अब आ जाती है बात हमारे पास कोवलेंट हाई टेम्परेचर मोल्टन साल्ट्स की। तो ये कोवलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड्स होते हैं और ये आयोनाइज होते हैं एज दी ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट्स, ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट्स की तरह ये आयोनाइज होंगे। पर्टिकुलर एग्जांपल्स आर कोवेलेंट हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 3A 4A ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन मेटल्स। तो इसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं जो कोवेलेंट हैलाइड हमारे पास हैं ग्रुप 3A के, 4A के ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन मेटल्स के कोवेलेंट हैलाइड्स हैं, तो वो सारे इसमें आ जाएंगे। द सॉल्युबिलिटी ऑफ मेटल इन दिस मेल्ट्स इज अकाउंटेड इधर। अब ये जो मेटल्स इसमें हल होती हैं तो वो क्यों होती हैं, बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी कि उनका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ये यानी पहली वजह हो सकती है। और ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब हेलाइड्स, या फिर क्या है कि एक हेलाइड बन सकता है, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने मिसाल देकर समझाया है कि कैडमियम मेटल है, ये मोल्टन कैडमियम क्लोराइड में हल हो जाएगी, कैसे, ये बनाएगी CD2Cl2 जो कि कैडमियम का क्लोराइड है, तो इस तरह से ये जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगी। तो ये 2 टाइप्स हो गई हमारे पास जो हाई टेम्परेचर पे जो है हमारे पास मोल्टन सॉल्ट है। तो अब जो असल टॉपिक हमारा है वो यहाँ से शुरू होता है, रिएक्शंस जो होते हैं हाई टेम्परेचर मोल्टन साल्ट में। इससे जो पहले था वो सिर्फ इंट्रोडक्शन था और टाइप्स वगैरह समझा रहे थे आपको मोल्टन साल्ट की। तो जो रिएक्शंस हैं ये एक्चुअली टॉपिक है, ये आपने तैयार करना है अच्छी तरह से। तो इसमें जो सबसे पहले फर्स्ट है और सबसे मतलब कहने के अहम है वो है ऑटो आयनाइजेशन एंड एसिड बेस रिएक्शंस। तो कुछ मोल्टन साल्ट ऐसे हैं जिनके अंदर ऑटो आयनाइजेशन कुछ ना कुछ होती है, तो यहाँ पे मिसाल देकर समझाया गया ऑटो आयनाइजेशन इन कोवलेंट हाई टेम्परेचर मोल्टन साल्ट। तो ये HgX2 है और ये जो है ऑटो आयनाइज हो रहा है Hgx+ बना रहा है और Hgx3- बना रहा है। अब कोई भी ऐसी स्पीशीज़ जो Hgx+ बनाएगी वो एसिड हो जाएगी इसके अंदर, और कोई भी ऐसी चीज़ जो Hgx3- बनाएगी वो बेस हो जाएगी। तो अभी इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो सॉल्वेंट का जो कंसेप्ट है उसके मुताबिक हमने ये पढ़ा हुआ है कि कोई भी चीज़ जो इंक्रीज करेगी कंसनट्रेशन ऑफ Hgx3-, तो वो देगी हमारे पास एक बेसिक सोल्यूशन, यहाँ पे आना था, यानी यहाँ पे गलती है, यहाँ पे आना था Hgx+ आना था, Hgx+ आना था ये सेकंड लाइन में, तो वो एसिडिक सोल्यूशन बनेगा।
तो ये गलती जो है ये दुरुस्त कर लें। वाइल दी स्पीशीज़ विच इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ HgX3 माइनस, अब यहाँ पे ठीक है कि कोई ऐसी चीज़ जो कि नेगेटिव आयन है HgX3 उसकी जो कंसंट्रेशन बढ़ाएगी वो बेसिक हो जाएगी। तो हमने पहले पढ़ा हुआ है इसलिए कन्फ्यूज़ नहीं होना। जो कोई भी चीज़ आपने पढ़ा हुआ है सॉल्वेंट में जो कि कैटायंस को बढ़ा रही है वो एसिडिक है, और कोई भी चीज़ जो कि सॉल्वेंट के अंदर एनायंस को बढ़ा रही है वो बेसिक है। ये कंसेप्ट है, तो ये पहले भी अपने पढ़ा हुआ है, तो यहाँ से अपनी ये गलती दुरुस्त कर लेनी है। ऊपर वाली लाइन जो सेकंड लाइन उसमें आना है HgX पॉजिटिव। अब आ जाए एग्जाम्पल की तरफ, तो ये एग्जाम्पल्स जो हैं ये क्लियर कर देंगे ये आइडिया। सोल्यूशन है हमारे पास मरकरी का पर क्लोरेट है HgClO4 होल ट्वाइस है, इसको हमने डिज़ोल्व किया HgX2 में, तो ये एसिडिक है। अब एसिडिक क्यों है ये? क्योंकि ये बना रहा है 2HgX पॉजिटिव प्लस 2Cl4 माइनस, तो पॉजिटिव आयन बना रहा है HgX पॉजिटिव। ये जो पॉजिटिव आयन है हमारे, ये जब बनेंगे तो ये हमारे पास सोल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। और KX इज़ बेसिक, इसको हल करेंगे तो बेसिक सोल्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है बनाएगा HgX3 माइनस। अब यहाँ पे HgX2 लिखा हुआ है गलती से, तो ये दुरुस्त कर लेना आपने। HgX3 माइनस है प्लस K प्लस है, तो जो है ये हमारे पास जो है वो एक दूसरे को यानी कि HgClO4 होल ट्वाइस और KX एसिड और बेस होने की वजह से एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। अगर वो HgX2 के मेल्ट में या मोल्टन सॉल्ट को ना शॉर्ट करके मेल्ट कह देते हैं उसमें जो है अगर इसको हम डिसॉल्व करेंगे, तो ये हो गई हमारे पास फर्स्ट जो है एग्जांपल ऑटो आयनाइजेशन की, जो कि बहुत अहम है। सेकंड है द आयनिक मेल्ट ऑफ सोडियम टेट्रा क्लोरो एल्यूमिनेट इज कंसिडर्ड टू ऑटो आयोनाइज। अब ये आयनिक मेल्ट है, पहली जो एग्जांपल थी फर्स्ट एग्जांपल थी वो कोवलेंट था हमारे पास, और ये सेकंड जो है आयनिक है। तो ये ऑटो आयोनाइज होता है 2AlCl4 माइनस, ये ऑटोनाइज होकर बनाता है Al2Cl7 माइनस प्लस Cl माइनस। तो ये जो Al2Cl7 माइनस लिखा हुआ है यहाँ पे जो है वो ये आना है हमारे पास, ये इन्होंने लिखा है जी कि ये एसिडिक पॉलीमेरिक आयन है। तो देखें जी क्या होता है इसमें, इसको भी चेक कर लेंगे हम कि ये Al2Cl7 प्लस ना हो। तो ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ऑटो आयनाइजेशन से जो है वो Cl माइनस बन रहा है जो कि नेगेटिव आयन है, कन्फर्म। Al2Cl7 माइनस ये इन्होंने लिखा है यहाँ पे कि ये एसिडिक पॉलीमेरिक आयन है। तो ये कैसे एसिडिक है ये हमने जो है वो सोचना है इसके बारे में। इस सवाल का हम जवाब देंगे सोच के। द कंसंट्रेशन ऑफ बेसिक क्लोराइड आयन इज कंसिडर्ड टू इंक्रीज। अब क्या करो आप इसको कैसे बढ़ा सकते हो क्लोराइड को? बाय द एडिशन ऑफ वीकली बेसिक फ्लोराइड आयन। एक तरीका जो बताया गया है वो है कि आप वीकली बेसिक फ्लोराइड आयन जो है वो ऐड करें, या दूसरा तरीका ये है कि स्ट्रॉन्गली बेसिक ऑक्साइड आयन एंड वाटर ऐड करें। तो इस तरह से जो है ये यानी कि बेसिक क्लोराइड आयन बढ़ेगा। जबकि जो कंसंट्रेशन है ऑफ द एसिडिक पॉलीमेरिक आयन Al2Cl7 माइनस, इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं? कैन बी इंक्रीज विद एडिशन ऑफ प्रोटॉन्स ऐड करके बढ़ा सकते हैं, या हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं AlCl3 ऐड करके। तो ये फर्स्ट टाइप यहाँ पे मुकम्मल हो गई हमारे पास ऐसे रिएक्शन जो ऑटो आयनाइजेशन से होते हैं। अब हम देखेंगे ऐसे रिएक्शंस इन्वॉल्विंग प्रेसिपिटेशन ऑफ द मेटल्स। तो यहाँ पे इन एग्जांपल्स में बिस्मथ जो है ये क्या क्या बनाएगा हमारे पास, मोल्टन सोडियम क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड में मेल्ट में बिस्मथ प्लस बनाएगा, बिस्मथ 3 प्लस बनाएगा, और बिस्मथ 2 प्लस बनाएगा। अब इस तरह के आयंस जो हैं वैसे हम नहीं बना सकते। सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही हम लोग जो है वो Hg2 प्लस Hg3 प्लस Pb प्लस Pb2 3 प्लस Cd कैडमियम Cd2 प्लस Sc4 2 प्लस Sc8 2 प्लस Te2 प्लस Te2 2 प्लस Te3 2 प्लस Te4 2 प्लस Te6 2 प्लस Te8 2 प्लस हैव बिन फॉर्म्ड। यानी ये इस तरह के मेटल के क्लस्टर या कंपाउंड जो है यानी कि इस तरह के हमने बनाए हैं जो कि वैसे हम नहीं बना सकते। बहुत सारे अनस्टेबल कंपाउंड्स हमने इस तरह से तैयार किए। ये इन्होंने मिसाल दी है यहाँ पे नेपचूनियम का ऑक्साइड है NPO2 प्लस,
नेपचूनियम का ऑक्साइड। तो सोडियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट जो मेल्ट है, लिक्विड है, इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम KbRO3 इस मेल्ट के अंदर जो है ये बनाता है नेपचूनियम NpO6 5-। तो नेपचूनियम का ये ऑक्साइड बन जाएगा। फिर है आयरन का जो है रिएक्शन है KNO3 लिक्विड में, ये बनाएगा हमारे पास K2FeO4। ऐसे K2FeO4 जो है ये रिएक्ट करेगा KOH से, लिक्विड यानी कि जो भी इसमें मौजूद है, पोटाशियम नाइट्रेट है और साथ उसके पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, 600 सेंटीग्रेड पे ये बनाएगा K3FeO4। तो यानी कि ऐसे कंपाउंड हमने तैयार किए जो हम लोग पहले तैयार नहीं कर सकते थे, अनस्टेबल थे, K2FeO4 और K3FeO4। अब उससे भी यानी कि जो है वो स्लैग फॉर्मेशन रिएक्शन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन रिएक्शंस में। तो वो भी मोल्टन फॉर्म में होता है, आपने पहले भी इसके नाम सुना होगा रिएक्शन का, हाई टेम्परेचर पे होता है। जैसे यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन है, B2O3 से कैल्शियम का बन गया मेटाबोरेट CaBO2 होल ट्वाइस। तो ये स्लैग फॉर्मेशन रिएक्शन हो गया। अब उसके बाद ये तो हमारे पास यानी एग्जांपल्स आ गई रिएक्शंस की। अब एक और एग्जांपल है, वो है एक्सचेंज रिएक्शंस। तो आप देखें इसमें जिंक मेटल का रिएक्शन हो रहा है कैडमियम क्लोराइड से, तो कैडमियम मेटल बन रही है और जिंक क्लोराइड बन रहा है हमारे पास। ऐसे ही जिंक का सेम रिएक्शन है मरकरी क्लोराइड से, तो जिंक क्लोराइड बन गया हमारे पास और हमारे पास बन गया मरकरी मेटल बन गई हमारे पास। तो ड्यू टू एक्सेलेंट सॉल्वेंट प्रॉपर्टी ऑफ मोल्टन साल्ट्स, यानी ये जो सारे रिएक्शंस हैं ये जस्ट एग्जांपल्स हैं, इस तरह के रिएक्शन जो हैं वो सैकड़ों हैं। तो ये जो एग्जांपल्स हैं हमारे पास, ये यानी कि हमें आइडिया दे रही हैं किस तरह के रिएक्शन हम करवा सकते हैं। ड्यू टू एक्सीलेंट सॉल्वेंट प्रॉपर्टी, बहुत अच्छे सॉल्वेंट होते हैं ये, मैनी रिएक्शंस हैव बीन कैरिड आउट, बहुत सारे रिएक्शंस इसमें करवाए जाते हैं, विच आर अदरवाइज नॉट पॉसिबल इन एक्वस मीडियम, जो कि पानी वाले मीडियम में नहीं हो सकते। जो कि आपने पहले भी ये बात सुनी हुई है आपने, जब हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं भाई कि ये रिएक्शन पानी में नहीं हो रहा था, लेकिन हमने जो है ये रिएक्शन किसी और सॉल्वेंट में कर लिया। तो एग्जैक्टली वही यहाँ पे सेम जो है फंक्शन है मोल्टन साल्ट का। ख़ासतौर पे जो हम अभी रिएक्शन देखने जा रहे हैं इनके अंदर आप देखेंगे कि ज़िरकोनियम क्लोराइड है और ये रिएक्ट करेगा Cl- से, लिथियम क्लोराइड जो है वो मेल्ट है, इसके अंदर हमारे पास बनेगा ज़िरकोनियम ZrCl6 2- हेलाइड कॉम्प्लेक्स बन गया। ऐसे रिएक्शन है कोबाल्ट क्लोराइड COCl2 का पोटाशियम थायोसाइनाइड KSCN से, लिथियम क्लोराइड पोटाशियम क्लोराइड मेल्ट के अंदर, तो बन गया कोबाल्ट का थायोसाइनाइड जिसको हम कहते हैं सूडो हैलोजन CONCS होल ट्वाइस, सूडो हैलोजन बन गया हमारे पास, इनको हम सूडो हैलोजन कहते हैं। ये इसकी एग्जांपल है। फिर है CCl4, इसका जो है कि ये रिएक्ट करेगा F- से, और KF-KCl जो है पोटाशियम क्लोराइड जो है ये हमारे पास जो है मेल्ट है। तो अब बहुत सारे कंपाउंड बनेंगे, CCl3F बनेगा, C2 Cl3F बनेगा, C6Cl4F2 बनेगा, जो कि हेलो कंपाउंड्स हैं जो कि वैसे बनाने पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे बन जाएंगे। तो ये यानी कि हमारे पास जो है यहाँ पे रिएक्शन मुकम्मल हो गए मोल्टन साल्ट के अंदर, जो कि हमारा मेन टॉपिक था। लेकिन हमने जो है साथ ही देखना है सेकंड टाइप, जो इसे हम कहते हैं आयनिक लिक्विड्स को। तो मोल्टन साल्ट का हमें आइडिया हो गया कि वो हाई टेम्परेचर पे होते हैं, ये वाले जो है लो टेम्परेचर पे होते हैं, डिफाइंड एज दोज मोल्टन साल्ट। ये भी मोल्टन साल्ट हैं लेकिन इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है 100 सेंटीग्रेड से नीचे होता है। तो ये समझेंगे हम कि इसके अंदर होता क्या है और ये कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, ये जानना जो है ये भी हमारे टॉपिक का हिस्सा है। आयनिक लिक्विड आर बेस्ड ऑन कैटायनिक मोइटीज, यानी एक हिस्सा इसमें क्या होता है कैटायन, सच एज, अब उसकी मिसालें दे रहे हैं वो, सब्स्टिट्यूटेड यानी कि जिसमें कोई सब्स्टिट्यूट लगा हो, इमिडाजोलियम, पायरिडीनियम, पायरोलिडीनियम, पाइपरिडीनियम, अमोनियम, फास्फोनियम, पायराजोलियम, थायाजोलियम एंड सल्फोनियम। इस तरह का आयन वगैरह जो है वो होता है, कैटायनिक मोइटी होती है। अब इन आयन्स कौन कौन से हो सकते हैं, दे कैन वेरी फ्रॉम हेलाइड्स हो सकते हैं AlCl4- टू कोऑर्डिनेट्स यानी कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स हो सकते हैं, जैसा कि नाइट्रेट NO3- सल्फेट SO4 2-,
BF4 माइनस, PF6 माइनस, SBF6 माइनस, CuCl2 माइनस। एंड ऑर्गेनिक्स जो है एनाइंस भी हो सकते हैं, जैसा कि RSO3 माइनस, RCOO माइनस, OTS टोसाइलेट कहते हैं इसको, CF3SO3 माइनस, CF3SO2 होल ट्वाइस N, यानी अमाइन है ये, एट्सेट्रा। तो ये एनाइंस हो सकते हैं। अब हम मिसाल देकर समझाने लगे आपको। एथानॉल अमोनियम नाइट्रेट, इसका मेल्टिंग पॉइंट बताया हुआ है 50 से लेके 56 सेंटीग्रेड के दरमियान में। वाज द फर्स्ट आयनिक लिक्विड रिपोर्टेड बाय गैब्रियल एंड वाइन्स इन 1888 एंड वाल्डन वाज द pioneer इन द सिंथेसिस ऑफ फर्स्ट आयनिक लिक्विड इथाइल अमोनियम नाइट्रेट। तो जो इथाइल अमोनियम नाइट्रेट है, ऊपर इसका मेल्टिंग पॉइंट 50 लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है 12 सेंटीग्रेड। तो ये हम कंफर्म कर लेंगे। लेकिन क्या है कि ये फर्स्ट यानी कि हमारे पास जो है एग्जांपल है आयनिक लिक्विड की। तो बस आपने एग्जांपल देनी है, जैसे इसका नाम लिख दें, मेल्टिंग पॉइंट शायद इसका रहने दें, बस ये लिख दें कि ये लोअर देन 100 है। तो 2 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं आयनिक लिक्विड्स की एट रूम टेम्परेचर। तो फर्स्ट है रूम टेम्परेचर आयनिक लिक्विड विच एग्जिस्ट एज लिक्विड इवन एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू देयर वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। ये लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। एंड द आयनिक लिक्विड्स, और फिर क्या है हमारे पास ऐसे आयनिक लिक्विड हैं विच है मेल्टिंग पॉइंट अबव द रूम टेम्परेचर बट बिलो 100, यानी कि रूम टेम्परेचर से इनका मेल्टिंग पॉइंट ऊपर है लेकिन 100 से नीचे है। तो आयनिक लिक्विड अब यानी इसकी वो आ गई है कि कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। एक्ट एज ए ग्रीन सॉल्वेंट एज वेल एज कैटालिस्ट। तो ग्रीन सॉल्वेंट है यानी कि जिसकी पोल्यूशन का खतरा नहीं होता। कैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं फॉर ऑर्गेनिक सिंथेसिस ऑफ मैनी कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक सिंथेसिस में बहुत सारे कंपाउंड तैयार होने में। ए रिसेंट एनालॉग ऑफ द आयनिक लिक्विड हैव बीन रिलीज इन 2003। तो यानी कि एडवांसमेंट्स क्या हो रही हैं, 2003 में एक एनालॉग आया है आयनिक लिक्विड का इन द फॉर्म ऑफ डीप यूटेक्टिक सॉल्वेंट, DES, डीप यूटेक्टिक सॉल्वेंट कहते हैं। अब ये क्या है, ये एक आयनिक सॉल्वेंट है विच इज़ सिंपली ए मिक्सचर ऑफ मेटल। ये एक मिक्सचर होता है, मेटल होगा या ऑर्गेनिक सॉल्ट होगा और इट्स हाइड्रेट, ऑर्गेनिक सॉल्ट का हाइड्रेट होगा एंड हाइड्रोजन डोनर्स, और उसमें क्या होंगे, हाइड्रोजन डोनर्स होंगे। तो फर्स्ट DES वाज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग कोलाइन क्लोराइड, यानी ये ऑर्गेनिक सॉल्ट हो गया, एंड यूरिया। तो ये जो है वो हमारे पास जो है वो 1:2 मोलर रेशो में होता है। तो ये फर्स्ट एग्जांपल होगी। डीप यूटेक्टिक सॉल्वेंट DES जो है हैज़ मच लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन ईदर ऑफ इट्स कंपोनेंट। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होता है। फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास यूटेक्टिक मिक्सचर है कोलाइन क्लोराइड का, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 302 सेंटीग्रेड और यूरिया का है 133 सेंटीग्रेड। ये दोनों जो है मिक्स होने के बाद मेल्ट होते हैं 12 सेंटीग्रेड पे। तो जो है वो हीटिंग वगैरह नहीं करनी पड़ेगी, तो ये काम इजी हो जाएगा। अब कुछ और एग्जांपल इसके अलावा DES की, वो कौन सी हैं, जिंक क्लोराइड, कोलाइन क्लोराइड, ये एग्जांपल हो गई। उसके अलावा कोबाल्ट क्लोराइड 6H2O कोलाइन क्लोराइड के साथ, एंड जिंक क्लोराइड यूरिया। तो ये हमारे पास एग्जांपल्स हो गई। DES जो है रिजेंबल आयनिक लिक्विड्स इन इट्स प्रॉपर्टीज़, इनकी प्रॉपर्टीज़ वैसी हैं जैसे आयनिक लिक्विड की होती हैं। एंड आर आल्सो एबल टू डिजॉल्व मैनी मेटल्स एंड देयर ऑक्साइड्स, इनके अंदर बहुत सारी मेटल्स को और उनके ऑक्साइड्स को हल करने की सलाहियत होती है। दैट DES प्रोवाइड ए बेटर सॉल्वेंट मीडियम ड्यू टू चीपर सिंथेसिस। तो इनको तैयार करना आसान है, सस्ता है, ये अच्छे सॉल्वेंट हैं इस वजह से। लेस टॉक्सिसिटी, ये जहरीले भी कम हैं। एंड बायोडिग्रेडेबिलिटी, ये बायोडिग्रेडेबल भी हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको डिग्रेड कर सकते हैं। तो ये इस लिहाज से जो है वो बेहतर एक सॉल्वेंट मीडियम होते हैं। तो इसके साथ ही जो हमारा डिस्कशन थी मुकम्मल हो गई। मोल्टन साल्ट्स के ऊपर भी और आयनिक लिक्विड्स के ऊपर भी हमने रिएक्शंस भी देख ली अच्छी तरह से। और इसके साथ ही जो हमारा चैप्टर था नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स का, ये कंप्लीट हो गया है। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।